तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटर। सो गाइस, आज हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मेजर कंसिस्टेंसी बिटवीन डिफरेंट लेबोरेटरीज। मतलब ऐसा कौन सा किस टाइप का क्वालिटी कंट्रोल होता है जो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है अलग अलग लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन बी है लेवेजेनिस कंट्रोल, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट, EQA बोलते हैं इसके, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी है डेल्टा चेक। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। डिफरेंट लेबोरेटरीज के अंदर ना ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। देखो, जो क्वालिटी कंट्रोल डिफरेंट लेबोरेटरीज के बीच क्या करता है, कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है, उसे एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं या एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि एक लैब के रिजल्ट को दूसरी लैब के रिजल्ट से कंपेयर करना ताकि सब लेबोरेटरीज के रिपोर्ट्स एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हो। इसमें आमतौर पर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग होता है, जहाँ पर मतलब सेम सैंपल को अलग अलग लेब्स को दे दिया जाता है और उनके रिजल्ट कंपेयर किए जाते हैं, तो इसको प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर होता है। अब देखो यार, इसमें भी ना दो टर्म आते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है एक ही लेबोरेटरी के अंदर एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, IQC। और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होता है अलग अलग लेबोरेटरीज के रिजल्ट कंपैरिजन करने के लिए एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, ए डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, जिसे विटामिन B3 भी बोलते हैं, कॉजेज। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B3 या नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे कौन सा डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका स्कर्वी, ऑप्शन बी प्लेग्रा, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड ऑप्शन डी है बेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेग्रा हो जाता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मतलब नीचे दिए ऑप्शन में से नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन सा जो है डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी है ट्राइग्लिसराइड्स, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल एंड ऑप्शन डी है यूरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, एल्ब्यूमिन डिक्रीज होता है। आप देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी डिसऑर्डर होता है जिसमें किडनी के ग्लोमेरुलाई जो होते हैं ना, फिल्टरिंग यूनिट्स भी उनको बोलते हैं, जो फिल्टर करते हैं ब्लड को, वो डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन मतलब यूरिन में क्या है, प्रोटीन ज़्यादा आने लगता है और इस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपोएल्बुमिनिया हो जाता है। हाइपोएल्बुमिनिया मतलब बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है और ब्लड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स बढ़ जाते हैं, तो इसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है एल्ब्यूमिन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ए फ्लोरोसेंट डाई कॉमनली यूज इन रियल टाइम PCR। ऐसी कौन सी फ्लोरोसेंट डाई है जो रियल टाइम PCR में यूज़ होती है। ऑप्शन है इथीडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी SYBR ग्रीन, ऑप्शन सी कमेसी ब्लू एंड ऑप्शन डी है DAB। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, SYBR जो होती है ना, वो रियल टाइम PCR में यूज़ होती है। देखो, रियल टाइम PCR में कॉमनली यूज फ्लोरोसेंट डाई होती है SYBR। SYBR DNA की डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर से बाइंड करता है एंड मतलब जब बाइंड करता है जब DNA सिंथेसिस हो रहा होता है, ये DNA के साथ बाइंड होकर फ्लोरोसेंस इमिट करता है जो PCR मशीन डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो यार सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। तो देखो, ये पहले हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है ऑप्शन है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ऑप्शन बी फैटी चेंज, ऑप्शन सी है कैसियस नेक्रोसिस एंड ऑप्शन डी है गैंग्रीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो फैटी चेंज होता है ना, वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो अब हम देखते हैं ये रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है। देखो, रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब होता है ऐसा सेल डैमेज जो थोड़े टाइम तक होने पर वापस नॉर्मल हो सकता है अगर कोज रिमूव कर दे, जो कारण है उसको वो रिमूव कर दिया जाए तो वो हटा दिया। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि सेल स्वेलिंग हो जाता है, मतलब सेल के अंदर पानी आ जाता है। फैटी चेंज हो जाता है, मतलब ज़्यादा लिपिड एक्युमुलेशन हो जाता है, मोस्टली लीवर में होता है ये फैटी चेंज। ठीक है, लॉस ऑफ माइक्रोवेलाई इसका फीचर है, या माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग इसका फीचर है। देखो, अगर कोज रिमूव कर दिया जाता है तो सेल रिपेयर हो जाता है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। एंड अगर कोज रिमूव नहीं किया, कंटिन्यू रहा, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है, जैसे कि नेक्रोसिस होता है, एपोप्टोसिस होता है, परमानेंट सेल डेथ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लासवेयर गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट। मतलब कौन सा
ग्लासवेयर मोस्ट एक्यूरेट सबसे अच्छा वॉल्यूम मेजरमेंट देता है? ऑप्शन है बीकर, ऑप्शन बी एलाइमर फ्लास्क, ऑप्शन सी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड ऑप्शन डी है टेस्ट ट्यूब। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होता है ना सबसे एक्यूरेट वॉल्यूम मेजरमेंट देता है। देखो ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एक स्पेशल टाइप का लेबोरेटरी ग्लासवेयर होता है जो कि एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ होता है लेबोरेटरी में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एक्यूरेसी इन ए बायोकेमिकल लैब रेफर्स टू। एक टर्म होता है एक्यूरेसी, बायोकेमिकल लैब में यूज़ होता है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन ए है रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, ऑप्शन बी है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, ऑप्शन सी है रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड ऑप्शन डी है हाई स्पीड ऑफ एनालिसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। देखो बायोकेमिकल लैब में एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपका मेजर वैल्यू कितना क्लोज है एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज का एक्चुअल वैल्यू 100 mg पर DL है और आपका जो रिजल्ट आया है ना, आपने जो मेजर किया वो 99 mg पर DL आ रहा है, तो जो टेस्ट है ना वो एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है वो इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, इन ए पेशेंट विद हिमोलिसिस विच बायोकेमिस्ट्री वैल्यू में अपियर फॉल्सली एलिवेटेड। देखो एक पेशेंट है जिसका ब्लड हमने ट्यूब में कलेक्ट किया और वो हिमोलाइज हो गया है ब्लड, तो कौन सी बायोकेमिस्ट्री वैल्यू एलिवेटेड आ सकती है फॉल्सली, मतलब बढ़ी हुई नहीं है लेकिन फॉल्सली बढ़ी हुई आ सकती है? तो ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी यूरिक एसिड और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम बढ़ा हुआ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जो पोटेशियम होता है ना आरबीसी के पास बहुत ज़्यादा इंट्रासेलुलर पोटेशियम होता है। तो जब आरबीसी का लिसिस होगा, आरबीसी का लाइज होगा, हिमोलिसिस होगा, तो क्या होगा, ये जो पोटेशियम है ना इंट्रासेलुलर वो सीरम में आ जाएगा और जब हम मेज़र करेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉल्सली एलिवेटेड निकल सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, वाई शुड ब्लड फॉर कैल्शियम एनालिसिस नॉट बी कलेक्टेड इन EDTA ट्यूब। देखो अगर हमें कैल्शियम एनालिसिस करना है, कैल्शियम का पता लगाना है कि कितना है सीरम में, तो उसका जो सैंपल है वो हम EDTA ट्यूब में क्यों नहीं लेते? नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये तो रेड ट्यूब में लेंगे, प्लेन ट्यूब में, या SST वाइल में लेते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब में। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें कैल्शियम का एनालिसिस करना है तो हम EDTA ट्यूब में क्यों नहीं लेते, क्या रीज़न है? तो देखो यार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो EDTA कॉजेज क्लोटिंग, ऑप्शन बी EDTA चिलेट कैल्शियम, ऑप्शन सी EDTA इंक्रीज कैल्शियम लेवल एंड ऑप्शन डी EDTA अफेक्ट pH। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, EDTA चिलेट कैल्शियम, ये कैल्शियम को चिलेट करता है, ठीक है। तो देखो EDTA कैल्शियम को स्ट्रॉन्गली चिलेट करता है, EDTA कैल्शियम से बाइंड करता है और इसे रिमूव कर देता है। रिमूव कैसे करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कैल्शियम EDTA की फॉर्म में ये रिमूव करता है सीरम या प्लाज्मा, ठीक है। तो कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए ब्लड जो लेते हैं ना वो प्लेन या SST वाइल में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन विद ब्लड इन CSF सैंपल इंडिकेट। अगर CSF सैंपल में कंटामिनेशन हो रहा है ब्लड का, ग्रोस कंटामिनेशन, तो उसका क्या मतलब है, क्या हो सकता है कंडीशन? तो ऑप्शन है हेमोरेजिक स्ट्रोक, ऑप्शन बी ट्रोमेटिक टैप, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस एंड ऑप्शन डी है ल्यूकेमिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर। ये जो कंडीशन है ना ट्रोमेटिक टैप में आती है, ये कंडीशन कहलाती है ट्रोमेटिक टैप। देखो अब देखिए ट्रोमेटिक टैप क्या होता है, तो जब लंबर पंक्चर प्रोसीजर के टाइम नीडल किसी ब्लड वेसल्स को इंजर कर देती है, तो जो CSF में क्या होता है, ब्लड आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रोमेटिक टैप बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो यार इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग टाइम इवेल्युएट्स। ब्लीडिंग टाइम किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, कौन सा टेस्ट का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन बी है कोगुलेशन फैक्टर, ऑप्शन सी है फिब्रिनोलाइसिस एंड ऑप्शन डी है प्लेटलेट फंक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटलेट फंक्शन का पता लगाने के लिए ब्लीडिंग टाइम टेस्ट किया जाता है। देखो ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, एक टेस्ट होता है, ये चेक करता है कि प्लेटलेट कितनी फास्ट और एफिशिएंटली क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं जब कोई छोटी इंजरी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट WBC इन पेरिफेरल ब्लड। पेरिफेरल ब्लड में मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC कौन सी होती है? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल एंड ऑप्शन डी है यूसिनोफिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये 50 से लेकर 80% तक होती है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है,
द रिएजेंट यूज इन द बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर यूरिन शुगर इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। देखो बेनेडिक्ट एक टेस्ट होता है, इसका क्या काम होता है बेनेडिक्ट टेस्ट का, अगर यूरिन में शुगर प्रेजेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें आ जाता है ये, अगर यूरिन में शुगर प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो उसका जो रिएजेंट होता है ना वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है कॉपर सल्फेट एंड साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड एंड आयोडीन, ऑप्शन सी मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड ऑप्शन डी है फेनोप्थेलीन। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट एंड सिट्रिक एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ल्यूकोमोइड रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू, जो ल्यूकोमोइड रिएक्शन होती है वो किस वजह से होती है। ऑप्शन है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी है एलर्जी। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ना ल्यूकोमोइड रिएक्शन होती है। हम देखते हैं ल्यूकोमोइड रिएक्शन क्या होती है। देखो ल्यूकोमोइड रिएक्शन का मतलब है कि WBC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 50,000 से भी ज़्यादा हो जाता है। इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस या सेप्सिस, ये इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है। तो यार इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लीन इमर्जन ऑयल फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक लेंस। मतलब इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है माइक्रोस्कोपिक लेंस से इमर्जन ऑयल को हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन है डिस्टिल वाटर, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी ज़ाइलिन एंड ऑप्शन डी एसीटोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज़ाइलिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ ब्लड इन EDTA ट्यूब कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट। अगर हम EDTA ट्यूब में लंबे समय के लिए ब्लड को स्टोर कर देते हैं तो उससे कौन सा आर्टिफैक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी क्रिनेशन ऑफ RBCs, ऑप्शन सी इंक्रीज प्लेटलेट काउंट एंड ऑप्शन डी है क्लोट फॉर्मेशन। तो यार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रिनेशन ऑफ RBCs हो जाता है। ठीक है, इसको क्रिनेशन ऑफ RBCs को क्या बोलते हैं, एकाइनोसाइट्स बोलते हैं। क्रिनेशन ऑफ RBC का मतलब होता है कि RBC की सरफेस पर छोटे छोटे स्पाइकी प्रोजेक्शन बन जाते हैं जो कि RBC का शेप इरेगुलर कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इवेल्युएट्स व्हिच पाथवे। कौन से पाथवे का पता लगाने के लिए हम PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करते हैं। ऑप्शन है इंट्रिंसिक पाथवे, ऑप्शन बी कॉमन पाथवे, ऑप्शन सी एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे एंड ऑप्शन डी है प्लेटलेट फंक्शन। तो यार देखो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे को पता लगाने के लिए हम PT टेस्ट करते हैं, और ये जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है ना इसके लिए हम APTT टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इन पेरिफेरल स्मीयर टीयर ड्रॉप सेल्स डेक्रोसाइट्स उनको बोलते हैं, वो किस में दिखाई देते हैं। अगर एक पेरिफेरल स्मीयर में हम देखें तो हमें कभी कभी क्या दिखते हैं, टीयर ड्रॉप्स, जैसे टीयर के जैसे ड्रॉप्स में ऐसे कुछ सेल्स दिखते हैं जिसको हम डेक्रोसाइट्स बोलते हैं। तो वो किस कंडीशन में दिखाई देते हैं। ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी थैलेसीमिया, ऑप्शन सी है माइलोफाइब्रोसिस एंड ऑप्शन डी है सिकल सेल एनीमिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइलोफाइब्रोसिस में ये दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ग्राम स्टेन द मोर्डेंट इज। ग्राम स्टेन में मोर्डेंट क्या होता है। ठीक है, जो एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो स्टेनिंग होती है उसे इन्हांस कर देता है, तो उसको ना मोर्डेंट बोलते हैं। तो वो कौन सा होता है। ऑप्शन है सेफ्रेनिन, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी है एसीटोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो ग्राम आयोडीन होता है ना, ग्राम स्टेनिंग में ग्राम आयोडीन होता है, वो मोर्डेंट की तरह काम करता है। इसके बाद है द फंक्शन ऑफ आयोडीन इन ग्राम स्टेनिंग इज। आयोडीन का क्या फंक्शन होता है ग्राम स्टेनिंग में। ऑप्शन है काउंटर स्टैंड, ऑप्शन बी डीक्लोराइजर, ऑप्शन सी मोर्डेंट एंड ऑप्शन डी है फिक्सेटिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोर्डेंट की तरह यहाँ पे काम करता है ये। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस को HBsAg बोलते हैं, उसे क्या यूज़ करके हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन से टेक्निक से हम उसे डिटेक्ट करते हैं। ऑप्शन है PCR, ऑप्शन बी एलाइजा, ऑप्शन सी विडाल टेस्ट, ऑप्शन सी है RPR टेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलाइजा करके उसे डिटेक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल AKMLT ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।